व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारी 70 डेज चैलेंज का डे 5 है एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 विच इज ऑर्गेनाइजिंग। उसको पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करेंगे एंड ये आज उस ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर का पार्ट 1 है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले है कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि भाई ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये भी 1 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा कुछ केस स्टडी डाल के आपसे पूछ लेंगे आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी अगर करना हो तो मैंने पहले ही कहा है कि जब भी ऐसा कुछ हो, किसी भी चीज के अगर प्रोसेस को आपको अगर मैनेजमेंट के प्रोसेस को आपको समझाना है तो उसके फीचर्स को डाल दो या उसके जो प्रोसेस है उसको ही डेफिनेशन में डाल दो। तो इस हिसाब से हमारी डेफिनेशन क्या बनती है, तो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है हमारा, उसकी डेफिनेशन बनती है ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन विच वी परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क, assigning the duties to the right job position and establishing reporting relationships। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में मेरा पहला जो प्रोसेस आता है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब जो भी मैंने प्लानिंग के टाइम पे काम डिसाइड किया है उस काम को छोटे 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 सेगमेंट्स में बांटना, जिसे हम जॉब्स कहते हैं, एंड उस जॉब को लोगों को असाइन करना और जॉब्स इस हिसाब से बनाना कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम से कम हो सके। ठीक है, सेकेंड जो मेरा प्रोसेस आता है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर डिपार्टमेंटेशन। अब जैसे ही आपने काम को डिवाइड किया, अब अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट्स उस काम को भी डिवाइड कर दो और उनको असाइन कर दो, उस हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना दो। अब एक कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंस है, परचेज है, सेल्स है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग काम होंगे। अब उस काम के हिसाब से उन सबको काम भी डिवाइड कर दो कि हाँ भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट का ये काम है, जिससे कि वो अपने डिपार्टमेंटल गोल्स भी अपने हिसाब से बना सके। ठीक है, थर्ड है मेरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशंस। अब आपने डिपार्टमेंट्स बना दिया, आपने पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क भी कर लिया, फिर उस हिसाब से आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब जो जो डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं उन सबको उनका काम समझा देना, उनको उनकी पोजीशन है, उनकी जो अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी इसका पूरा सिनेरियो है, वो उनको हैंड ओवर करके अब आपको पीछे बैठने की, अब भाई काम शुरू होगा। ठीक है, तो फोर्थ जो मेरा है वो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। अब जितने मेरे सबॉर्डिनेट है उनका उनके सीनियर्स के साथ या सुपीरियर के साथ एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी मुझे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भैया कौन सा सबॉर्डिनेट किस सुपीरियर को रिपोर्ट करे, ये भी जानना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा फोर्थ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस था। फिर नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अभी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग की, सबसे पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब जब हम काम डिवाइड कर देते हैं तो उस काम को डिवाइड करने की वजह से हर एक बंदा स्पेशलाइज्ड है अपने काम में और कंपनी को स्पेशलाइजेशन का एक बेनिफिट मिलता है और ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। ठीक है, सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। अब क्लैरिटी भी होती क्योंकि हम सबको पहले ही पता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, किससे रिपोर्ट लेनी है, तो भाई कोई भी कंफ्यूजन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर थर्ड है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों है, क्योंकि भैया हर किसी को उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर असाइन कर दी गई है एंड प्रॉपर रिलेशनशिप्स या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स भी बना दिए गए हैं, इसी वजह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, कोई किसी भी तरीके का केओस नहीं मचता। फिर फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये कैसे हो सकती है कि भाई अगर हर चीज हर किसी को असाइन कर दी गई है, उसी हिसाब से वो अगर अपना काम भी कर रहे हैं तो भाई रिसोर्सेज भी ऑप्टिमली यूज होंगे, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का। फिर फिफ्थ है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में कैसे मेरी हेल्प करता है, क्योंकि अगर हर किसी के मेरे डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली बने हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट अब अपने हिसाब से काम करें, मुझे सिर्फ नई नई प्रोडक्ट लाइंस को जोड़ना है, फिर मैं इजीली डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकता हूं जो कि उसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी बहुत इजीली हो जाता है हमारे लिए। फिर सिक्स्थ एंड लास्ट है मेरा अडेप्टिंग टू चेंजेस। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली मॉडिफाइड तरह से बना हुआ है, तो वो इजीली चेंजेस को भी अडेप्ट कर पाएगा जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में आते रहते हैं। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस हम पढ़ चुके, क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या इफेक्ट करता है वो बिजनेस के ऊपर, इसके लिए वीडियो बन चुकी है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियो बन चुकी है।
ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ढंग से समझना क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंपॉर्टेंस शायद थोड़ा कम आ जाए, लेकिन इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको घुमा फिरा के केस स्टडी बना के डाल सकते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। हम दोनों को ही अलग अलग करके समझते हैं एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करते हैं। ठीक है। अब उनको जानने से पहले जरा बेनिफिट्स भी जान लेते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस बहुत बढ़िया तरह से काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी बिजनेस में। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा क्योंकि भाई अगर सारी चीजें मेरी स्ट्रक्चर में चल रही है तो मैनेजमेंट भी ठीक ठाक, मैनेजमेंट भी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट कर पाएगा पूरे बिजनेस को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होंगे क्योंकि भैया वेस्टेज कम होगी। सबको पता है कि उसको कैसा काम करना है, तो भाई वो उसी हिसाब से काम करेंगे, तो वेस्टेज भी कम से कम होगी। फिर अडेप्टिंग टू चेंजेस, चेंजेस भी बहुत इजीली अडेप्ट हो पाएंगे क्योंकि भैया हम लोग पहले से ही स्ट्रक्चर बना के चल रहे, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन एंड हमारा काम खत्म। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के, चाहे हम फंक्शनल करें चाहे हम उसको डिविजनल करें, लेकिन अगर स्ट्रक्चर है तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। पहला जो मेरा स्ट्रक्चर है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर बनता कैसा है? फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि मेरे सेम काइंड ऑफ जो जॉब्स होती हैं उन सबको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर या फिर एक फंक्शन के अंदर डालते हैं और उस फंक्शन को अलग सा एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, फाइनेंस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर मेन आता है कि मतलब क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये सूटेबल होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन है, ज्यादा प्रोडक्ट लाइन नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है। तो अगर एक प्रोडक्ट लाइन है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बेटर है, आपके लिए फायदा ही होगा। ठीक है। अब फायदे नुकसान की बात हुई तो जरा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ लिस्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस या फिर एडवांटेजेस हमें गिवन है फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहला जो मेरा एडवांटेज है वो है फंक्शनल एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड ऑक्यूपेशनल स्पेसिफिकेशन। अब ये कैसे होती है? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, मतलब हर एक काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, प्रॉपर जॉब्स के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और वो डिपार्टमेंट अपने ही काइंड ऑफ काम करते हैं, तो वही सेम काम करते करते उनको स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है। अब स्पेशलाइजेशन का क्या बेनिफिट होता है कि जो भी मैन पावर है, जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, वो ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे और इसकी वजह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मेरी बिजनेस की बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली अचीव हो पाएगा। सेकंड जो मेरा एडवांटेज है वो है लोअर कॉस्ट। अब लोअर कैसे, खर्चा कैसे कम होता है? क्योंकि भैया आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, सारा काम वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से ही देखेगा, अपने डिपार्टमेंटल गोल्स बनाएगा। तो भैया जो फालतू का खर्चा होता है, जो अलग अलग मीटिंग्स की जाती है या जो भी अलग अलग खर्चे होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं क्योंकि आपने हर एक डिपार्टमेंट को उस हिसाब से फंड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपका काम खत्म एज टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। फिर थर्ड है इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब ये कैसे बढ़ती है? क्योंकि भाई सारा काम अपने आप सारा काम प्रॉपर तरह से हो रहा है, सारे डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं, तो मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। एज सिंपल एज दैट। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो मेरा एडवांटेज है वो है इट मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज। अब ये कैसे रहता है? क्योंकि भाई सारा काम एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, कोई भी यहाँ पे ओवरलैपिंग या फिर वेस्टेज या फिर केओस नहीं है बिजनेस के अंदर। तो उस वजह से क्या होगा कि भाई प्रॉपरली सारे लोग कोऑर्डिनेट करके रह पाएंगे और ये वन ऑफ द बेनिफिट्स भी होते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी रखने के कि भाई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा और कोऑर्डिनेशन की वजह से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, मैनेजमेंट की भी बिजनेस की भी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये कुछ मेरे 4 एडवांटेजेस थे। अब भाई एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, वो भी जरा देखते हैं। पहला जो मेरा डिसएडवांटेज होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जितने भी लोग हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करेगा, तो भाई कोई डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प ना भी कर सकता है, जिसकी वजह से अगर मेरा काम पहले आ गया तो मैं अपने काम को ही पहले देखूंगा एज अ डिपार्टमेंटल हेड, मैं एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल नहीं देखूंगा, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से काम आपका स्लो होगा, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है।
फिर सेकंड है मोर एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल गोल्स। अब डिपार्टमेंटल गोल्स की तरफ ही आपके ज्यादा एम्फेसिस चला जाएगा, क्योंकि आप एज अ डिपार्टमेंट हेड की तरह ही सोचोगे, वहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल नहीं सोचोगे, आप डिपार्टमेंटल हेड के हिसाब से सोचोगे, जिसकी वजह से भी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है मेरा डिफिकल्टी टू पुट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि भैया जैसी कोई प्रॉब्लम आई, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को बोल देगा कि भाई इसने मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए मेरे पास वो चीज नहीं आई, तो समथिंग और अनदर थिंग, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल हैम्पर ही करेगा। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट मेरा डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एक बार जो डिपार्टमेंटल गोल्स बन गए उनको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई फिर प्रॉपर आपको डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपके वो गोल्स भी चेंज होंगे और फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी आ पाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी की भी यहाँ पे कमी होती है। ठीक है। तो ये मेरे कुछ 4 डिसएडवांटेजेस भी थे। क्लियर? आई होप समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन बिलो कि समझ नहीं आया, मैं और बेटर तरह से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मेरा स्ट्रक्चर आता है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर हमारा होता है कि जब हमारे कई सारे प्रोडक्ट लाइन है, अगर मेरी 3-4 प्रोडक्ट लाइंस है, तो मैंने हर प्रोडक्ट लाइन के अंदर उस काम के हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। मैं समझाता हूं क्या है बात इसमें, कि अगर मान लो मेरी 4 प्रोडक्ट लाइंस है, एक जगह मैं साबुन बनाता हूं, एक जगह मैं शैम्पू, एक जगह मैं कंडीशनर और एक जगह मैं बॉडी वॉश बना रहा हूं, मान लेते हैं ये चीज एग्जांपल। तो मैंने हर एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। मतलब मैंने साबुन के अंदर ही फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर ये बना रखा है। मैंने सेम वही बॉडी वॉश के अंदर भी करा है, वही मैंने शैम्पूज के अंदर करा है, वही मैंने कंडीशनर्स के अंदर भी करा है। तो जब मैं अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर अंदर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देता हूं, तो उसे मैं डिविजनल स्ट्रक्चर कहता हूं। ठीक है। अब इसकी सूटेबिलिटी कहां कहां होती है, एग्जाम्पल बताना है, कमेंट डाउन बिलो कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है डिविजनल और फंक्शनल स्ट्रक्चर के भी। कौन कौन सी बिजनेसेस फंक्शनल स्ट्रक्चर पे काम करती है, कौन कौन सी बिजनेसेस डिविजनल स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। ठीक है। तो अब सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि सूटेबिलिटी किसके लिए है। अगर आपके बिजनेस के बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं, कई सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं, तब आपके लिए सूटेबल है। अगर आपकी बिजनेस का सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन है, तब इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8 प्रोडक्ट लाइंस है, तो हर प्रोडक्ट लाइन के लिए डिपार्टमेंट्स बनाना जरूरी होता है। ठीक है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर की भी जरा एडवांटेजेस एंड अब डिविजनल स्ट्रक्चर की भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इसके भी जरा डिस्कस करते हैं। अब पहला जो मेरा एडवांटेज है वो है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स। अब वेरिड स्किल्स कैसे डेवलप हो सकती है किसी डिविजनल मैनेजर की, क्योंकि भाई वो अकेला ही, वो एक हायर अथॉरिटी पे है, वो अकेला बैठ के सारे जो डिपार्टमेंट्स है उन सबको मैनेज कर रहा है। तो इसकी वजह से उसकी जो स्किल्स का जो रेंज है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब सेकंड है, जो मेरी प्रॉब्लम थी फंक्शनल के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में दिक्कत होती, वहां यहां पे वो एडवांटेज है कि इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे पता है मुझे जो डिविजनल हेड है उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है कि हाँ भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम अगर नहीं होगा और कितना होगा, कैसे होगा, कितने प्रॉफिट्स अगर कम आए हैं तो क्यों आए हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजनल हेड की होती है। ठीक है। तो किसी मतलब मुझे ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने की प्रॉब्लम मेरी हट जाती है डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर। थर्ड है प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड थर्ड है मेरा प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव्स। अब ये कैसे प्रमोट होता है, क्योंकि भाई एक डिविजनल हेड है, वो अपने हिसाब से सारे कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाके फ्लेक्सिबिलिटी करके अपने मेन डिविजनल गोल्स को अचीव कर सकता है, चाहे उसको कुछ भी तिगड़म लगानी पड़े, वो इनोवेशन इनिशिएटिव लाके उस चीज को कर सकता है इजीली। फोर्थ एंड लास्ट मेरा एडवांटेज है वो है कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी। अब कोऑर्डिनेशन इजी हो जाती है क्योंकि सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो एक डिवीजन के अंदर काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर काम कर रहे हैं, तो भाई कोऑर्डिनेट करना लोगों के बीच में थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू फंक्शनल स्ट्रक्चर के। ठीक है। अब जहां हमने एडवांटेजेस देखे, भाई कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई डिसएडवांटेजेस भी आते हैं एडवांटेजेस के साथ, तो उनको भी जरा डिस्कस करते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स। अब डिविजन्स के अंदर भी अपने अपने डिविजनल गोल को फुलफिल करने के लिए अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स इजीली अराइज कर सकते हैं इन लोगों के बीच में। तो
ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर सेकंड है इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब जैसे आप अलग अलग डिविजन्स बनाओगे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि भैया आपके अंडर अब एम्प्लॉयज भी ज्यादा है एंड हर एक को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर सैलरी देना आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। या कोई ऐसी बात नहीं कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, अगर आपने डिविजन्स बनाए हैं तो देनी ही चाहिए, लेकिन आपका एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि सब हर किसी को फेयर एंड जस्ट सैलरी देना भी जरूरी है। ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ने के चांस, कॉस्ट भी बढ़ जाती है आपकी, ये एक और डिसएडवांटेज है। फिर थर्ड है इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब हर एक डिवीजन अपने डिविजनल गोल के हिसाब से ही काम करेगा, उसको अपने डिवीजन के गोल्स ही कंप्लीट करने हैं, तो वो एक सेकंड को भूल जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या था, या उस इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का। फोर्थ एंड लास्ट जो मेरा डिसएडवांटेज है वो यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी, कि अब भैया कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, क्योंकि अब आपके सिर्फ डिपार्टमेंट्स नहीं है, ऊपर डिविजन्स भी अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से। अब सिर्फ प्रोडक्ट लाइन नहीं है यहाँ पे, आप रीजन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, कंट्री के हिसाब से डिवाइड करते हो, तो अलग अलग तरीके हैं। आप स्टेट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग डिविजन्स बना सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से ही नहीं होता ये। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है बिजनेस की, बिजनेस को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है कि भैया काम हो क्या रहा है, ये चीज उनको जानने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, बस ये एक और डिसएडवांटेज है मेरा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा क्या हमारा टॉपिक था। तो बस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। जरा समरी भी देख लेते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग पढ़ा, हमने उसके प्रोसेसेस को देखा, इंपॉर्टेंस को भी देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ऑर्गेनाइजिंग करने के। कुछ 6 इंपॉर्टेंस थे और 4 मेरे प्रोसेस थे। ठीक है, उसके बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर भी हमने 2 स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, क्योंकि सिलेबस में से 2 ही स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। हमने उन दोनों को पढ़ा, उनकी मीनिंग देखी, सूटेबिलिटी देखी, और दोनों की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इनको भी हमने अच्छी तरह से स्टडी किया। एंड आई होप समझ आ गया होगा। एंड अगर समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन बिलो, कमेंट सेक्शन खुला है, जो लिखना है लिख दो। ठीक है, एंड वीडियो को एंड करने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना कि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं या इस 70 डेज चैलेंज में जो भी वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो बस वीडियो को एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.